गुप्त काल देखते हैं। आज वन लाइनर देख लेते हैं गुप्त काल से संबंधित, तो इससे आपको बड़े आसानी हो जाएगी आगे अभ्यास करने के लिए। चलिए, गुप्त वंश ने शासन किया 275 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य में। 4 अश्वमेधों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा कि देवगुप्त का दूसरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय भी था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वो था समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। ठीक, इसको याद रखिए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। उसके बाद है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हरिसेन दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था हरिसेन। सही सम्मिलित कीजिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उधर उनके राज्य हैं। तो धनंजय जो थे वो कुशतलपुर और नीलराज ये जो थे अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का और विष्णुगोपा ये कांची, ये इनके राज्य थे। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त में से वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ तो वो गुप्त राजवंश था। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है चंद्र के। गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। वह अभिलेख जिससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, भीतरी स्तंभ लेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। हूणों का आक्रमण, प्रशासन, सामंती ढांचा, उत्तरावर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था किसको? शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्के सबसे पहले चालू किए थे, जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही बात, ये शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की जो तौल थी वो सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होती थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर के अभिलेख में और पतिक जो है वो तक्षशिला के अभिलेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा अभिलेख में और समुद्रगुप्त जो है वो ऐरण अभिलेख में इनको मिलता है। यह वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, दसपुर अभिलेख। सही सुमेलन शासक और इधर जो है रानियां हैं। तो चंद्रगुप्त जो है ये कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमार गुप्त प्रथम अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण के रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे किस पर? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पर एक पत्तन से संचालित होता था वह था ताम्रलिपि। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था।
प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे। किससे? तो आप कमेंट करके बताइए ये प्रश्न। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। धन्वंतरी और भास्कराचार्य चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। भास्कराचार्य लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत था। कोण का ज्या का सिद्धांत होता है जैसे साइन ए अपन साइन ए इक्वल टू साइन बी अपन साइन बी इक्वल टू साइन सी अपन साइन सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है और ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष इसकी परिधि पर स्थित हों, जैसे ये शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी, ये डी, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट। अब जो है भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। वह कहाँ था? पाटलिपुत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था, वो था छप्पनक। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता, तो आर्यभट्ट प्रथम थे ये। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ ऐरण से। याद रखिएगा, सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य था वो ऐरण से प्राप्त हुआ था। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। इधर सम्राट दिए और इधर उनके विरुद्ध अशोक, प्रियदर्शन और समुद्रगुप्त परक्रमांक और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं और स्कंदगुप्त जो है विक्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्तकाल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। याद रखिएगा, गुप्त युग में भूमि का जो राजस्व की जो दर थी वो उपज का 1/6 हिस्सा। जैसे कि मान लीजिए कि 6 कुंटल कोई उपज हुई है, फसल हुई है 6 कुंटल की, तो 1 कुंटल उसमें राजस्व टैक्स के तौर पर दिया जाएगा। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर जो था वो था उपज का 6वां भाग। 1/3, 1/4, 1/6 था। 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। भूमि का वह प्रकार जिसे अपरहित कहा जाता था, बिना जोती हुई जंगली भूमि। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणावाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को। गुप्त साम्राज्य के द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। आगे प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदकमागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर घंटाशाला और
कदूरा तथा चौल विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाहों से। तोरण जो था ये हूण जाति दल का था। तोरमाड़। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था किसने? बालादित्य एवं यशोवर्मन ने। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत दर्शन किया था वो था सुंगयुग। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को प्रसारित किया था। उसके बाद जो है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि के संदर्भ में सही कथन जो दिया था, इसे राज्य के लिए आय का स्रोत, जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। शूद्रक के द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकंटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ये जो है शूद्रक के द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक है मृच्छकंटिकम। इसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। ये पूछा गया है सवाल कई बार। प्राचीन सांख्य दर्शनों में महत्वपूर्ण योगदान कपिल का है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। सत्य कथन कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों के द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता के द्वारा नहीं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे उदयनाचार्य और गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चारवाकों की। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं होता है। मतलब एक बार अगर शरीर खराब हो गया आपका तो दोबारा वो नहीं आएगा उस तरह। तो पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये उक्ति चारवाकों की थी। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चारवाक। चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। ध्यान रखिएगा, चारवाक दार्शनिक प्रणाली कहलाती है लोकायत प्रणाली। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से लेके इतना ये पूरा पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए आप। इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इतना पोर्शन आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन और मीमांसा दर्शन बौद्धिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। फिर उसके बाद है प्रश्नगत दर्शन प्रचारक का सही सम्मेलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वैशेषिक जो है ये हैं उल्लूक कणाद मुनि, न्याय का गौतम है, पूर्व मीमांसा जैमिनी है, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा बादरायण। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है मीमांसा। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वैशेषिक। मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक युग्म जो भारतीय सदर्शन का भाग नहीं है, लोकायत एवं कापालिक। लोकायत दर्शन कहा जाता है चारवाक को।
अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। ज्ञान कर्म भक्ति योग में अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान के द्वारा, ये जान लीजिए। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत संस्थापक थे रामानुजाचार्य के। शंकराचार्य अभिनव गुप्त रामानुजम तथा माधव में से वेदांत दर्शन के सांख्य संबंध अभिनव गुप्त। फिर उसके बाद है इधर संवत्सर और गणना का काल। तो देखिए यहाँ पर जो है यह विक्रम संवत्सर ये 57-58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर ये 78 ईस्वी और गुप्त संवत्सर ये संवत्सर 319 ईस्वी, ठीक है। और कली जो है यह है 3102 ईसा पूर्व। गधैया था सिक्का। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। मालवा संवत इस नाम से भी जाना जाता है, कृत संवत। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन के शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष होगा 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठा अनुसार, ठीक। और मौखरी शासकों की राजधानी ये थी कन्नौज। कन्नौज आप जानते होंगे कानपुर से 80 किलोमीटर आगे है, फतेहगढ़ की तरफ, फर्रुखाबाद की तरफ जो है ये पड़ता है कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत का शासन था मगध के गुप्त। थानेश्वर की पुष्पभूति, कन्नौज के मौखरी। कन्नौज इतिहास में बहुत जो है उल्लेख हुआ है कन्नौज का। कन्नौज के राजा जयचंद। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पूर्णभूति ने। हरिशेन कल्हण और कालिदास में से वह किसकी पुस्तकों में हर्ष के समय सूचनाएं नहीं थीं? तो कल्हण। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने, याद रखिएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो था प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था 618 ईस्वी के लगभग। कभी बाण निवासी था पृथ्वीकूटा, सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में। वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष तथा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय को साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था का नाम था युआन ज़ुआंग वेनसांग। हर्ष के दरबार में वेनसांग आया था स्वतंत्र रूप से। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे जो प्रसिद्ध नगर था वो था मथुरा। भाई साहब, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए, जान लीजिए। चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण जो है CU की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वेनसांग था। उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है विनिमय पत्र। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिन तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। नालंदा स्थित बिहार में था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज।
तो मैंने पहले भी बताया कन्नौज का इतिहास में प्रमुख रूप से उल्लेख है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। सुमेलित कीजिए विदेशी यात्रा भारत भ्रमण का वर्ष। तो फायान जो है वो 402 से 412 ईस्वी, वेनसांग 629 से 45, इत्सिंग 671 से 95 और अलमसूदी 915 से 916। तो इसके बाद है सत्य कथन। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, अबू जईद और अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तथ्य: भूमि के नियंत्रण, स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसका समकालीन था? चीनी तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया जाता है। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ: जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। 4 धाम में सम्मिलित हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। छोटा 4 धाम में सम्मिलित है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ। अब देख लीजिए कवि और इधर शासक। तो रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय हैं। भवमूर्ति ये कन्नौज के यशोवर्मन। दंडी नरसिंह वर्मन। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय बाणभट्ट हर्षवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। आप सही सम्मेलन कीजिए। भोज था, दुर्गावती गोंडवाना और समुद्रगुप्त विदिशा और अशोक उज्जैन। इसके बाद चलिए आगे प्रसिद्ध स्थल और उनके वर्तमान राज्य। तो भीलसा ये मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र कर्नाटक और गिरनार गुजरात और स्थानेश्वर ये हरियाणा। थैंक यू।